चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। अथर्व लोग सब प्रियंका को ढूंढने के लिए निकल चुके थे और उनके साथ अद्वैत की गाड़ी की डिक्की में छिपकर आ गया था और वह सबसे छुपाकर जहाज में जाकर छिप गया था और वह छुपते जहाज की तरफ बढ़ गया। अथर्व लोगों का ध्यान तो उसी तरफ था जहां से बाकी लड़कियों को लाया जाना था, इसलिए वह अद्वैत को नहीं देख पाए। तभी दूर से ही दो हेडलाइट की रोशनी उन सबको दिखाई दी। अथर्व कान में लगी ब्लूटूथ को दबाकर बोला, वह लोग आ रहे हैं, सब लोग गन लोड कर लो और जब मैं कहूं तभी शूट करना। तब ग्रंथ ने अथर्व से कहा, डीबी हमें अभी अटैक नहीं करना चाहिए। आधी लड़कियां शिप में है, कहीं हमारे अटैक करते ही वह लोग जो शिप में है, कहीं हमारे अटैक करते ही वह लोग जो जहाज में है वह जहाज भाग ले गए। तो आप कहे तो मैं जहाज में जाकर उनके आदमियों को ठिकाने लगा दूं। अथर्व ने कुछ देर सोचा, उसे अतीत का अपना किया कारनामा याद आ गया। फिर वह ग्रंथ से बोला, ठीक है चले जाओ, पर ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाना और कोशिश करना जब हम जहाज में आए तभी सामने आना और कोशिश करना वह जहाज आगे ना ले जा पाए। ग्रंथ जीडीबी कहा और वह छिपते छुपाते जहाज में चढ़ गया। वही अथर्व ने सामने देखा तो एक ट्रक आकर खड़ा हो गया था। जहाज में से दो तीन आदमी उतर आए और ट्रक में आगे से ड्राइवर और एक आदमी और नीचे उतर गए। ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला गया तो उसमें से भी दो बंदूकधारी आदमी उतर गए। फिर ट्रक से एक एक करके एक ही रस्सी के थ्रू लाइन में बंधी हुई 10-12 लड़कियां उतरी, जिसमें प्रियंका भी थी। अथर्व ने दूर से देखा, प्रियंका का चेहरा मुरझाया हुआ था, एक तरफ का गाल सूज गया था और फोटो के किनारे पर खून रेस रहा था। शायद उसने बाकी लड़कियों से ज्यादा विरोध किया था, इसलिए उसे मारा गया था। प्रियंका की हालत देखकर अथर्व के तन बदन में आग लग गई। उसकी घड़ी से बड़ी तेज आवाज आने लगी और डेविल एकदम से जागृत होकर बोला, छोड़ना मत अर्थ, किसी को भी आज किसी पर भी रहम करना। अथर्व ने एक गन और निकाली और ब्लूटूथ से सबको कमांड देते हुए कहा, शूट करो। सब ने हैरानी से अथर्व को देखा। एक लड़का बोल बटकर, लड़कियां उनके साथ है अगर उन्होंने। तभी अथर्व ने एक के बाद एक निशान लगाकर गोली चलाने शुरू की। उसकी देखा देखी उन सब में भी गोलियां चलाई। वही गोलियां चलती ही प्रियंका सभी लड़कियों से बोली, सब ट्रक के पीछे आ जाओ। अचानक गोलियां चलने से वह लोग गड़बड़ा गए और सब घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसका फायदा उठाकर लड़कियां ट्रक के पीछे जाकर छिप गई। वही अथर्व और वह सातों लड़के तेजी से उन सब की तरफ बढ़े और उन्हें घेर लिया। अथर्व को देखकर प्रियंका रोते हुए जोर से बोली, चाचू। तब अथर्व दो लड़कों से बोल, सभी लड़कियों को सुरक्षित गाड़ी में बिठाओ। तभी एक आदमी ने बंदूक उठाकर अथर्व पर चलनी चाहिए तो अथर्व ने उसकी कलाई जूते से बुरी तरह से मसल दी और कहा, टेंशन मत ले, तुम सबको मैं ही मरूंगा। फिर उसने सबके घुटनों में गोली दाग दी और कहा, इन सब की तलाशी लो और इसी ट्रक में बंद कर दो, मैं इन्हें आकर देखूंगा और तुम दोनों सभी लड़कियों को ठाकुर हवेली ले जाओ। तब प्रियंका बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी चाचू, प्लीज मुझे अकेले नहीं जाना। तब अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा, प्रियंका शिप में और भी बच्चियों हैं, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। तुम सब घर पहुंचे, वहां तेरी माँ ने हवेली में बाढ़ लाने की पूरी तैयारी कर रखी है। प्रियंका बड़ी मुश्किल से तैयार हुई और उन सभी लड़कियों को हवेली के लिए टीम के 2 मेंबर्स लेकर निकल गए। तभी सबको जहाज के चालू होने का अलार्म सुनाई दिया। अथर्व ने 2 लड़कों को वही ट्रक की निगरानी करने के लिए छोड़ा और 3 लड़कों को अपने साथ लेकर जहाज की तरफ भाग गया। वही ग्रंथ छिपते हुए जिस तरफ से जहाज में चढ़ा था वहां पर उसे एक गन पड़ी हुई मिली तो उसने वह उठा ली और आगे बढ़ गया। वह एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसने सोचा, पहले देख ले लड़कियां कहां पर है। कुछ दूर चलकर ही उसका पर किसी चीज से टकराया और वह गिरते गिरते बचा। उसने देखा तो वह किसी आदमी की टांगे थी। ग्रंथ ने उसे ध्यान से देखा तो उसे आदमी की गर्दन टूटी हुई मिली तो वह सोचा में पड़ गया। तभी बीच से उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे वह होश में आया और आगे नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जहां पर उसे एक और आदमी की लाश मिली। तभी उसने जहाज पर तेज हलचल महसूस हुई और एक आदमी जोर से बोल, पुलिस बीच पर है, जल्दी जहाज आगे बढ़ाओ। और जहाज का तेज हॉर्न जोर से बजा। ग्रंथ को अथर्व की बात याद आ गई और वह नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ भाग गया, जहां पर जहाज का कंट्रोल रूम था। वही अथर्व तीनों लड़कों के साथ जहाज पर लड़की राशियों पर लटक गया। वह चारों तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ते ही अथर्व ने कहा, ग्रंथ कंट्रोल रूम की तरफ गया होगा, तुम सब नीचे जो बेसमेंट में ही लड़कियां होगी, मैं ग्रंथ की मदद करता हूँ। ग्रंथ ऊपर गया तो जहाज कंट्रोल कर रहे आदमी के साथ उसने 2 बंदूकधारी लोगों को देखा। उसने दोनों की ही पीठ में गोली लगा दी और जहाज चलाने वाले के सर पर बंदूक दबाते हुए कहा, बंद कर इसे और किनारे पर वापस चल, वरना भेजो खोल दूंगा तेरा। उसे जहाज चालक नहीं
डरते हुए जहाज वापस पीछे कर लिया, जो कुछ ही डर गई थी। जल्दी जहाज किनारे पर थी। ग्रंथ ने ध्यान नहीं दिया। उन दोनों में से एक आदमी जिंदा था। उसने पास में पड़ी बंदूक उठाई और ग्रंथ पर गोली चला। पता उससे पहले ही एक गोली उसके दिमाग के आर पार हो गई। उसे जहाज चालक और ग्रंथ ने पीछे देखा तो वहां अथर्व खड़ा था। उसने ग्रंथ को जहाज चालक को बेहोश करने का इशारा किया तो ग्रंथ ने बंदूक के पिछले हिस्से से एक तेज प्रहार उसके सर पर किया और वह वहीं गिर गया। तभी उन्हें नीचे से गोलियां चलने की आवाज आई तो वह दोनों तेजी से नीचे की तरफ भागे। ग्रंथ जब ऊपर गया तो जहाज कंट्रोल कर रहे आदमी के साथ उसने दो बंदूकधारी लोगों को देखा। उसने दोनों की ही पीठ में गोली लगा दी और जहाज चलाने वाले के सर पर बंदूक दबाते हुए कहा, बंद कर इसे और किनारे पर वापस चल वरना भेजा खोल दूंगा। उसे जहाज चालक नहीं डरते हुए जहाज वापस पीछे कर लिया। जो कुछ ही दूरी पर गई थी जल्दी जहाज किनारे पर था। ग्रंथ ने ध्यान नहीं दिया। उन दोनों में से एक आदमी जिंदा था। उसने अपने पास में पड़ी बंदूक उठाई और ग्रंथ पर गोली चला था। उससे पहले ही एक गोली उसके दिमाग के आर पार हो गई। उसे जहाज चालक और ग्रंथ ने पीछे देखा तो वहां पर अथर्व खड़ा था। उसने ग्रंथ को जहाज चालक को बेहोश करने का इशारा किया तो ग्रंथ में बंदूक के पिछले हिस्से से एक तेज प्रहार उसके सर पर कर दिया और वह वहीं गिर गया। तभी उन्हें नीचे से गोलियां चलने की आवाज आई तो वह दोनों तेजी से नीचे की तरफ भागे। अथर्व और ग्रंथ जब नीचे गए तो सब कुछ शांत हो चुका था। नीचे जो भी तस्कर या फिर गुंडे थे सब मर चुके थे। वह टीम के तीनों लड़के एक साइड खड़े थे और सामने 40 के करीब लड़कियां थी। अथर्व को देखकर एक लड़का बोला, सर। अथर्व और ग्रंथ ने उसकी तरफ देखा तो वह अपनी जगह से थोड़ा साइड हट गया। जिसके पीछे अद्वैत महाराज छिपे हुए थे उसे देखकर अथर्व और ग्रंथ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही अद्वैत बाद ही मासूम चेहरा बने खड़ा था। ठाकुर हवेली में अथर्व के जाने के लगभग 1.5 घंटे बाद प्रियंका और बाकी लड़कियां हवेली पहुंच गई थी। प्रियंका को देखते ही रागिनी उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगा कर रोते हुए बोली, प्रियंका तो ठीक है ना? अखिल और बाकी परिवार वाले भी उसका हाल चाल लेने लगे। कुछ देर बाद आराध्या प्रियंका और बाकी लड़कियों की चोट पर दवाई लगा रही थी। पुलिस कमिश्नर और डीजीपी भी वहां आ गए थे। उन्होंने प्रियंका से उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब बयान लिया और बाकी लड़कियों को एक एनजीओ में भेज दिया। कमिश्नर मल्हार को छोड़कर सब वहां से चले गए। अक्षत प्रियंका से बोला, प्रियंका क्या तुम्हें पता है जहाज में कितने आदमी होंगे? तब उसने ना में सर हिला दिया। तब अक्षत ने कहा, आई होप इस आदमी ने वहां पर कोई नया कांड ना कर दिया हो। तभी उसकी नजर सब बच्चों पर पड़ी तो अद्वैत को छोड़कर बाकी सब वहां मौजूद थे। तब उसने ध्रुविक से कहा, ध्रुविक अद्वैत कहाँ है? तब सब ध्रुविक को देखने लगे तो उसने कहा, मुझे नहीं पता चाचू। तब अदिति बोली, कहीं वह शिविका के पीछे उसके घर तो नहीं चला गया? तभी आकृति बोली, नहीं, जब चाचू गए थे तब वह यही था। तब वंश बोला, कहीं वह इस आदिमानव के पीछे तो नहीं निकल गया? सबकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी बड़ी हो गई। सभी बच्चे और अक्षत लोग अद्वैत को हवेली में ढूंढने लगे। साथ ही वह अथर्व और अद्वैत को फोन कर रहे थे जिनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। प्रीतम जी गुस्से से बोल, क्या अद्वैत को किसी ने जाते हुए नहीं देखा? कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी ध्रुविक बोला, मैं ग्रंथ को फोन करता हूँ, शायद वह फोन उठा ले। वही जहाज में अद्वैत को देखकर अथर्व और ग्रंथ हैरान हो गए। अद्वैत पहले तो मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ा था पर फिर वह हंसते हुए बोला, मैं तो बस आपकी मदद करने आया था पापा। ग्रंथ ने अथर्व की तरफ देखा जो अद्वैत को घुरे जा रहा था और अगले ही पाल वहां जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई जो अथर्व ने अद्वैत को चिपकाए था। अथर्व तीनों टीम मेंबर से बोल, लड़कियों को ले जाओ। तीनों लड़के सभी लड़कियों को वहां से लेकर चले गए। वहीं अथर्व ने अद्वैत की बाजू पकड़कर उसे एक और कमर में मुक्का मार और कहा, नालायक, अगर हमारे साथ आना था तो बता देते। यह कारनामा करने की क्या जरूरत थी? अगर यह जहाज यहाँ से चली जाती है और बीच समुद्र में तुझे यहाँ कुछ हो जाता तो किसी को पता तक नहीं चलता कि तू कहाँ गया। तब अद्वैत बोला, फिर आप मुझे आगे से ऐसे मजेदार कामों के लिए खुद लेकर आएंगे ना? अद्वैत की बात सुनकर ग्रंथ हैरान रह गया। वही अथर्व ने कहा, गधे, तुझे यह काम मजेदार लग रहा है और वहां तेरी माँ और पापा लोग सब तुझे ढूंढ रहे होंगे। तब अद्वैत बोला, और मम्मी आपका भी तो इंतजार कर रही है और दादी लोग भी। तब अथर्व चुप हो गया और डेविल मन में कहा, इससे तो बाद में निपट लेना, अर्थ पहले उन लोगों को ठिकाने लगते हैं। तब अथर्व बोला, चल, तुझे तो पापा लोग ही ठीक करेंगे। वह तीनों बीच पर आ गए जहां सभी लड़कियों को ले जाने के लिए ट्रक में से उन सभी आदमियों को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अथर्व उन तीनों लड़कों से बोला, तुम सब जाओ और इन लड़कियों को पुलिस स्टेशन के पास जो अगो है वहां पर ले जाओ, बाकी लड़कियां अभी वहीं पहुंच जाएगी। दो आदमियों को भी अथर्व ने ट्रक में भेज दिया था ताकि उनके जरिए बाकी मुजरिम भी पकड़े जाएं। फिर वह बाकी के 6 लोगों को देखकर ग्रंथ और अद्वैत से बोला, अब तुम दोनों इन लोगों पर टॉर्चर करने की हर्ष की लाजमऊ में भी तो देखो किस ज्यादा अच्छे से काम आता है। तब अद्वैत बोला, पापा पहले मैं। तब अथर्व ने कहा, ठीक है ग्रंथ, तुम पहले जाओ।
यह सुनकर अद्वैत का मुंह बन गया। वहीं ग्रंथ को उन दोनों बाप बेटे की फनी फाइट देखने में मजा आ रहा था, जिसकी वजह से वह हंसते हुए बोला, डीबी आप दोनों को देखकर मेरा गुस्सा मर गया और अब मुझे हंसी आ रही है। अथर्व और अद्वैत ने उसे घूर कर देखा। फिर अथर्व अद्वैत से बोला, ठीक है छछूंदर, तू ही कर ले पहले। तब अद्वैत ऊंचे लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, तुम लोगों में से रजत कौन है। तब 5 लोगों ने डरते हुए एक आदमी की तरफ देखा तो अद्वैत के साथ सब समझ गए कि रजत कौन है। तब अद्वैत ने उसे आदमी रजत की टांग पकड़कर उसे घसीटकर सबसे अलग लिया और उसके घुटने को जिसमें गोली लगी हुई थी उसे जूते से मसलते हुए कहा, हरामजादे, मेरी बहन पर हाथ डाला तूने, वह भी अपने गंदे इरादों के लिए। रजत बेइंतहा दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अद्वैत ने उसके घुटने पर वार किया, जिससे वह बुरी तरह से झटपट आने लगा। अथर्व गौर से अद्वैत को देख रहा था। उसके बेटे में इन राक्षसों के लिए कोई दया और रहम नहीं था। उसे यह सब पसंद आ रहा था। उसने एक नजर ग्रंथ को देखा और फिर अद्वैत को। फिर कुछ सोचकर ग्रंथ से कुछ बोलना, तभी ग्रंथ का फोन बज उठा। वह तीनों बीच पर आ गए थे, जहां सभी लड़कियों को ले जाने के लिए एक ट्रक में से उन सभी आदमियों को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अथर्व उन तीनों लड़कों से बोला, तुम सब जाओ और इन लड़कियों को पुलिस स्टेशन के पास जो गो है वहां ले जाओ, बाकी लड़कियां भी वहीं पहुंच जाएगी। 2 आदमियों को भी अथर्व ने ट्रक में भेज दिया था ताकि उनके जरिए बाकी के मुजरिम भी पकड़े जाएं। फिर वह बाकी के 6 लोगों को देखकर ग्रंथ और अद्वैत से बोल, अब तुम दोनों इन लोगों पर टॉर्चर करने की हर एक स्किल आजमाओ, मैं भी तो देखूं किस ज्यादा अच्छे से एक काम आता है। तब अद्वैत बोला, पापा पहले मैं। तब अथर्व ने कहा, ठीक है ग्रंथ, तुम पहले जाओ। यह सुनकर अद्वैत का मुंह बन गया। वहीं ग्रंथ को उन दोनों बाप बेटे की फनी फाइट देखने में मजा आ रहा था, जिसकी वजह से वह हंसते हुए बोला, डीबी आप दोनों को देखकर मेरा गुस्सा मर गया और अब मुझे हंसी आ रही है। अथर्व और अद्वैत ने उसे घूर कर देखा। फिर अथर्व अद्वैत से बोल, ठीक है छछूंदर, तू ही कर ले पहले। तभी अद्वैत ऊंचे लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, तुम लोगों में से रजत कौन है। तब 5 लोगों ने डरते हुए एक आदमी की तरफ देखा तो अद्वैत के साथ सब समझ गए कि रजत कौन है। तब अद्वैत ने उसे आदमी रजत की टांग पकड़कर उसे घसीटकर सबसे अलग किया और उसके घुटनों को जिसमें गोली लगी हुई थी उसे जूते से मसलते हुए कहा, हरामजादे, मेरी बहन पर हाथ डाला तूने, वह भी अपने गंदे इरादों के लिए। रजत बेइंतहा दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अद्वैत ने उसके घुटने पर वार किया, जिसे वह बुरी तरह से झटपट आने लगा। अथर्व गौर से अद्वैत को देख रहा था। उसके बेटे में इन राक्षसों के लिए कोई दया और रहम नहीं था। उससे यह सब पसंद आ रहा था। उसने एक नजर ग्रंथ को देखा और फिर अद्वैत को। फिर कुछ सोचकर ग्रंथ से कुछ बोलना, तभी ग्रंथ का फोन बज उठा। उसने देखा तो ध्रुवी का फोन आ रहा था। उसने अथर्व और अद्वैत को बताया तो अथर्व ने अद्वैत को शांत रहने का इशारा किया और ग्रंथ को फोन उठाने के लिए कहा। तब ग्रंथ नहीं फोन उठाकर कहा, हाँ ध्रुवी, हाँ वह हमारे साथी है, हम कुछ ही देर में लौट आएंगे। हाँ। फोन काट कर ग्रंथ ने कहा, सब लोग अभी को ढूंढ रहे हैं, आराध्या आंटी परेशान है और प्रीतम दादाजी गुस्से में, इसीलिए मैंने बता दिया कि यह हमारे साथ है। अथर्व ने अद्वैत को घूर कर देखा और अपनी बंदूक से उन सभी 6 लोगों को मार दिया और कहा, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो मेरी डार्लिंग बीवी का दिल बाहर आ जाएगा, ऐसे कैसे, तो फिर भी मिल जाएंगे। वह तीनों वहां से हवेली के लिए निकल गए। वही ध्रुवीक ने फोन काटकर सबसे कहा, अद्वैत चाचू और ग्रंथ के साथ ही है, उसने कहा कि वह कुछ देर में घर आ रहे हैं। तब अक्षत ने कहा, देखा पापा, इस छोटे पैकेट को अनदेखा करने का अंजाम मुझे पक्के से पता है। अर्थ इसे लेकर नहीं गया होगा, यह जरूर उनके पीछे गया होगा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। आने दे, लगता है यह भूल गया है कि इसके 2 बाप है, एक को अपने झांसी में ले लेगा, लेकिन उसकी कैद तो खड़ी मैं करूंगा। लगभग आधे पौने घंटे बाद अथर्व लोग घर पहुंचे। अथर्व के पीछे ग्रंथ और उसके पीछे दुबक हुआ। अद्वैत अंदर आया तो पीछे से अक्षत ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से कहा, उनके पीछे क्यों गया था। तब अद्वैत हकलाते हुए बोला, बीपी, आपका बीपी तो सच में बढ़ गया, वह मैं तो बस पापा की मदद करने गया था। तब अथर्व आग में पेट्रोल छिड़कते हुए बोला, मदद नहीं, यह इसने मेरे वाले कांड दोहराया। आज यह नालायक जहाज में चढ़ गया था, वह भी छिपकर। हमें आखिर में पता चला कि यह कुतरिया वहां है, अब आप इसकी टांगे बांधकर इस घर में बंद करते हैं ना पापा। अद्वैत चिल्लाने लगा। तब प्रीतम जी ने गुस्से से कहा, चुप कर नालायक, अगर तुझे कुछ हो जाता तो पापा को हम क्या जवाब देते हैं, और तू बड़े नालायक, तू भी अब से कंपनी के अलावा कहीं नहीं जाएगा और ना ही तेरा यह चमचा, समझे। अब सब अपने बैग पैक करो, हम अभी यहाँ से चलेंगे। तब अथर्व भी चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रंथ बस दोनों बाप बेटे को देखकर मन ही मन हंस रहा था। वह जानता था जरूर प्रीतम जी जानबूझकर अतीत को काबू में करने के लिए अथर्व और उन पर जाल फेंक रहे हैं, और अथर्व कौन सा बात मानने वाला था। कुछ देर में अक्षत ने बताया कि मौसम खराब होने वाला है, जिसकी वजह से रात 10 बजे की फ्लाइट रद्द हो गई है, वह सब सुबह ही वहां से निकाल सकते हैं। तब सब लोग हवेली में ही रुक गए।
कुछ देर बाद सब ने हल्का फुल्का डिनर किया। अद्वैत ने देखा तो लगभग सभी उससे नाराज थे। अदिति भी उसका कहना था कि अगर वह जा रहा था तो उसे भी साथ लेकर जाता। अद्वैत अकेले मजे मार कर आ गया। जिसे वह गुस्सा थी उससे, आराध्या भी उससे और अथर्व से भी नाराज थी। अथर्व मीनल जी के साथ उनके कमरे में सो गया। आराध्या के साथ प्रिया जी सो गई। ऐसे ही सब एक दूसरे के साथ सेट हो गए। ग्रंथ अपने घर चला गया था। अगले दिन सुबह सबको पता चल गया कि अथर्व ने सब बच्चों को सारा सच बता दिया और बच्चों का रिएक्शन भी। प्रीतम जी ने आदित्य को समझाया कि उसे झूठ बोलकर यह सब नहीं करना चाहिए था। अगर वह सच बात कर अपनी गलती पर पश्चाताप करता तो अथर्व से बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। और एक तरफ से अच्छा ही हुआ जो सबको सच पता चल गया, वरना आगे बच्चों पर गलत असर पड़ता। सुबह 9 बजे सब नाश्ता करके दिल्ली के लिए निकल गए। दोपहर 1 बजे तक अथर्व लोग दिल्ली पहुंच गए थे, जहां जाकर करणवीर जी ने अद्वैत की अच्छी क्लास लगाई। डांट खाने के बाद अद्वैत उदास सा चेहरा लिए जब हॉल में आया तो देखा अथर्व और ग्रंथ आपस में खुसर फूसर कर रहे थे। तभी उन दोनों ने अद्वैत को देखा तो अथर्व ने उसे इशारे से ऊपर कमरे में जाने के लिए कहा। ग्रंथ भी उठकर वहां से चला गया। अद्वैत ने आराध्या की तरफ देखा जो उससे मुंह फेर कर बैठी थी। उसने पहले ऊपर जाने का सोचा और कमरे में चला गया। कुछ ही मिनट बाद ग्रंथ उसके पास आया और बोला, दीदी आ रहे हैं, देखना तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक कर देंगे वो। तभी अथर्व कमरे में घुस आया और दरवाजा बंद करके बोला, अबे चिलगोजे ऐसे उदास नहीं होते, तुझे पता है जब मैंने तेरे वाली हरकत 21 साल पहले की थी तब ललित पापा कितना गुस्सा हुए थे मुझ पर। उन्होंने पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा किया था और ललिता माँ ने तो हाथ भी साफ किया था मुझ पे। और पता है अगले ही दिन सुबह वो खुद से मान गए थे और मुझे ढेर सारी पप्पियां झप्पियां देकर गए थे। देखना जल्दी ही सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। तब अद्वैत बोला, पापा मम्मी भी तो गुस्सा है, उन्हें मनाना कितना मुश्किल है, आप जानते हैं ना। तब अथर्व बोला, हाँ तेरी माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो चुका है अब के जमाने में, वरना तुम लोगों के पैदा होने से पहले तो वो 2-4 चुम्मियों में ही मान जाती थी। अद्वैत ने अथर्व को घूर कर देखा। वही ग्रंथ सोच रहा था कि अदिति भी अपने बाप जैसी हुई तो वो भी अथर्व को घूरने लगा। तब अथर्व बोला, अपनी माँ को तो तुम खुद से मना लो बेटा, वैसे तो वो मुझे भी खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। वो तो मैं कल रात बचने के लिए दादी के पास सो गया था, ना जाने क्या हाल करेगी मेरा, कहीं मेरा चीरहरण ना कर दे। तब अद्वैत बोला, पापा यार आप ऐसी बातें क्यों करते हो, हम आपके बच्चे हैं, कुछ तो समझा करो। तब अथर्व बोला, क्या समझूं, तुम लोगों की शादी नहीं होगी क्या, और तेरे वाली तो चलो सीधी सादी सी है, जरा ग्रंथ के बारे में सोचो, क्या हाल करेगी आटो इसका। अद्वैत मन में ग्रंथ का भविष्य सोचने लगा तो उसे सिर्फ एक ही सीन दिखाई दिया, जिसमें अदिति ग्रंथ की पीठ पर बैठकर उसके बाल पकड़कर घुमा रही है। ये सोचकर अद्वैत भी खिर खिर करके हंसने लगा। वही ग्रंथ दोनों बाप बेटे को घूरते हुए अथर्व से बोला, दीदी आप भूल रहे हैं आप कुछ और बात करने आए थे। तब अथर्व बोला, हाँ वो तो भूल ही गया, अभी मेरे लाल, अब से जब भी हम दोनों कोई भी कांड करेंगे तुझे अपने साथ ले जाया करेंगे, तो आज से तुम दोनों ही मेरे लेफ्ट राइट हैंड हो, समझ गए ना। अद्वैत खुश हो गया और बोला, क्या सच में पापा। तब अथर्व बोला, हाँ लेकिन तुम दोनों ही कुछ दिन शांत रहना, मुझे भी कुछ दिन तो कंपनी में जाकर सबको दिखाना होगा कि मुझ पर बापू की धमकी का असर हुआ है। ये मेरी हमेशा से ही ट्रिक रही है, जब सब मेरे पिछले कांड को भूल जाते तभी मैं अगला कांड करता, और ये गुस्सा होना सबको मनाना तो चलता रहता है। बस फिर क्या था, अद्वैत का मूड कुछ देर में फ्रेश हो गया और वो कुछ ही देर बाद नीचे पड़ा हुआ टीवी देख रहा था। रात को डिनर के बाद अद्वैत आराध्या के पास गया तो वो उससे मुंह फेर कर बैठ गई। तब अद्वैत उसके चेहरे के सामने दोनों कान पकड़ कर बैठ गया और बोला, सॉरी मम्मी, मैं तो बस पापा की रक्षा के लिए वहां गया था, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तब आराध्या बोली, और तुम्हें कुछ हो जाता तो, और ऊपर से तुमने नहीं अपने पापा को बताया, बिना किसी को बताए चले गए। तब अद्वैत बोला, मम्मी जब हम किया दी की सगाई में गए थे तब मैंने वहां बहुत बुरा सपना देखा था, आप सब सफेद सा डी में रो रही थी। आपको पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। फिर उसी रात पापा पर वहां हमला हो गया, पता नहीं क्यों। अब जब भी हम सब मुंबई जाते हैं तो पापा को लेकर एक अजीब सा डर लगा रहता है मुझे, जैसे वहां पर उन्हें कुछ हो जाएगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और ना ही आपको उस सपने वाले लिबास में देख सकता हूँ,
इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, जब भी पापा पर कोई मुसीबत या खतरा होगा, तो मैं हमेशा उनके सामने रहूंगा, और मुझे उनसे कम मत आंकिएगा, पागलपन में उन्हीं की औलाद हूँ। तब आराध्या उसे अपने सीने से लगाकर बोली, अगर तुम अपने पापा के साथ रहोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा तुम पर आंच भी आने नहीं देंगे। अब जाओ, सो जाओ जाकर, तुम्हारे पापा भी मुझे मनाने आएंगे, थोड़े नखरे तो उसे भी दिखाऊंगी। तब अद्वैत आराध्या को तिरछी नजरों से घूरते हुए बोला, आपकी नाराजगी तो वो 2-4 चुम्मियों में दूर कर देंगे, भला ये भी कोई कीमत हुई मानने की, जबकि आप जानती हैं आपके पति के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। तभी दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा अथर्व बोला, कहो तो तुझे एक भाई या बहन दे दूं। अद्वैत अथर्व को देखकर और उसकी बात सुनकर खिसिया कर रह गया। तभी अथर्व बोला, नालायक, मेरी बीवी को भड़काता है, निकल मेरे कमरे से। अद्वैत सिर पर पैर रखकर कमरे से भाग गया। वहीं आराध्या मुंह फुलाकर बोली, मैं आज चुम्मियों से नहीं मानूंगी। तब अथर्व बोला, तो फिर मैं उससे ज्यादा तुम्हें दे दूंगा, अपना प्यार चलेगा ना डालें। आराध्या नखरे दिखाने लगी। वहीं अथर्व अपनी कमीज के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। रात के लगभग 1:30 बजे थे जब ग्रंथ की नींद खुल गई। उसका कमरा किचन की तरफ था, इसलिए उसे किचन में हो रही खटपट सुनाई दे रही थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आया, तो देखा रसोई की लाइट्स ऑफ थी। ग्रंथ मन में बोला, आवाज तो आई थी किचन से, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई। इतना सोचकर वो किचन में आ गया। ग्रंथ ने लाइट जलाई तो उसे फिर से फ्रिज के पास से चम्मच की आवाज आई। वो जल्दी से फ्रिज की आड़ में झांकने लगा तो वहां पर बैठी अदिति को देखकर हैरान हो गया। वो छिपकर चॉकलेट आइसक्रीम खा रही थी। उसके होठों के आसपास चॉकलेट लगी हुई थी, और वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। ग्रंथ को देखकर वो बोली, शशिश, जरा भी आवाज की तो। इतना कहकर अदिति ने अपने गले के सामने हाथ चलाकर गला काटने का इशारा किया तो ग्रंथ उसे घूरते हुए उसके सामने बैठ गया और बोला, ये सब क्या बेवकूफों वाली हरकत कर रही हो? आइसक्रीम खानी थी तो ले जाकर कमरे में खा लेती, या फिर सोफे पर बैठकर खा लेती, यहाँ छिपकर क्यों खा रही हो? रात के लगभग 1:30 बजे थे जब ग्रंथ की नींद खुल गई। उसका कमरा किचन की तरफ था, इसलिए उसे किचन में हो रही खटपट सुनाई दे रही थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आया, तो देखा रसोई की लाइट्स ऑफ थी। ग्रंथ मन में बोला, आवाज तो आई थी किचन से, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई। इतना सोचकर वो किचन में आ गया। ग्रंथ ने लाइट जलाई तो उसे फिर से फ्रिज के पास से चम्मच की आवाज आई। वो जल्दी से फ्रिज की आड़ में झांकने लगा तो वहां पर बैठी अदिति को देखकर हैरान हो गया। वो छिपकर चॉकलेट आइसक्रीम खा रही थी। उसके होठों के आसपास चॉकलेट लगी हुई थी, और वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। ग्रंथ को देखकर वो बोली, शशिश, जरा भी आवाज की तो। इतना कहकर अदिति ने अपने गले के सामने हाथ चलाकर गला काटने का इशारा किया तो ग्रंथ उसे घूरते हुए उसके सामने बैठ गया और बोला, ये सब क्या बेवकूफों वाली हरकत कर रही हो? आइसक्रीम खानी थी तो ले जाकर कमरे में खा लेती, या फिर सोफे पर बैठकर खा लेती, यहाँ छिपकर क्यों खा रही हो? तब अदिति बोली, मैंने शाम को ही चॉकलेट केक खाया था। मम्मी ने ज्यादा चॉकलेट खाने से मना किया है, बोलती है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, बट पीरियड्स में मेरा मन बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने का करता है, इसलिए मैं चोरी छिपे खा रही हूँ। ग्रंथ अदिति के होठों को देखकर थूक निगल कर अपना सूखा गला तर कर रहा था। पता नहीं क्यों इस वक्त अदिति के होठ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, और जब अदिति ने उसे धमकाने के लिए गले पर हाथ चलाया था तो थोड़ी सी चॉकलेट गले पर भी लग गई थी। अदिति ने जब ग्रंथ को खुद को घूरते हुए पाया तो वो उसे चम्मच दिखाते हुए बोली, तुम्हें भी खानी है तो खा लो। ग्रंथ उसके थोड़ा करीब गया और बोला, क्या मैं सच में खा सकता हूँ? अदिति ने गर्दन ऊपर नीचे हिलाई तो ग्रंथ ने चम्मच समेत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चॉकलेट से सने होंठों पर होंठ रखकर चॉकलेट को साफ करते हुए उन्हें चूमने लगा। ग्रंथ के इस मूव का अंदाजा अदिति को दूर दूर तक नहीं था। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। वहीं ग्रंथ बाबू अपने काम में लगे हुए थे। कुछ देर बाद ग्रंथ उससे दूर होकर बोला, ये तो बहुत अच्छी है। वहीं अदिति एकदम से होश में आए और उसने ग्रंथ को गुस्से से घूरा। उसने अपने हाथ में पकड़े बाउल को देखा और जल्दी जल्दी बाउल की सारी चॉकलेट खाकर खाली बाउल को ग्रंथ के सिर पर दे मारा। तब ग्रंथ अपना सिर पकड़कर बोला, पागल लड़की, खाली बाउल क्यों फेंका? तब अदिति गुस्से से बोली, तो क्या इसकी चॉकलेट भी तुम्हें दे देती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होठों की चॉकलेट साफ करने की? उसे मैं बाद में जीभ फेर कर चाटती,
और मुझे किस कैसे किया तुमने, छुछूदर जैसी शक्ल वाले। और कुछ ही देर में किचन से बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सब घर वाले उठकर किचन में आ धमके, जहां पर सारे बर्तन फैले पड़े थे और अदिति ग्रंथ की पीठ पर उसके बाल पकड़े बैठी थी। सब लोग हैरान होकर सामने का नजारा देख रहे थे। वहीं अथर्व ने पहले तो दोनों की एक फोटो खींची और फिर दोनों को अलग कर लड़ाई का कारण पूछा। तब ग्रंथ घबरा गया कहीं अदिति किस वाली बात ना बता दे। तब अदिति बोली, पापा इस बेवड़े ने मेरी चॉकलेट आइसक्रीम खा ली। और तभी ग्रंथ बोला, सॉरी मैं कल कॉलेज में ढेर सारी आइसक्रीम तुम्हें खिला दूंगा, प्लीज मान जाओ यार। तभी आराध्या बोली, नहीं तुम इसे चॉकलेट मत खिलाना, इनफैक्ट अच्छा ही है जो तुमने सारी आइसक्रीम खा ली। और तुम चलो, क्या हाल बनाया हुआ है, जब आइसक्रीम उसने खाई तो तुम कैसे चॉकलेट से सनी हुई हो। आराध्या कान पकड़कर अदिति को वहां से ले गई। तब जाकर ग्रंथ ने चैन की सांस ली। सब लोग वापस अपने कमरे में चले गए। वहीं अद्वैत ग्रंथ के कान में बोला, शाम को मैं यही सीन सोचकर हंस रहा था, पता नहीं क्यों आजकल जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हो जाता है, कहीं मैं अंतर्यामी तो नहीं। ग्रंथ अद्वैत को तिरछा घूरते हुए मन में बोला, अच्छा हुआ इसने कुछ देर पहले वाला सीन नहीं सोचा, वरना बेहोश हो जाता। उसके बाद वो दोनों भी अपने कमरे में आ गए, जहां अद्वैत तो हंसते हुए सो गया। वहीं ग्रंथ यही सोच रहा था, जब आज 21 से अदिति ने उसका ये हाल किया है तो शादी के बाद फर्स्ट नाइट पर क्या करेगी। अगले दिन सुबह सबने प्रैक्टिस वगैरह की, फिर सब कॉलेज के लिए तैयार होने चले गए। तैयार होकर सब नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। अथर्व और अदिति दोनों ही टेबल पर हाथ से ढोलक बजाते हुए गा रहे थे, नाश्ता दे दो, भूख लगी है, जल्दी से दे दो। सब लोग बैठे सिर हिला रहे थे। तभी गाते हुए अदिति रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और वो उठकर चिल्लाने लगी, नहीं। सबने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो अदिति बोली, पापा हम लोग जिस काम के लिए मुंबई गए थे वो तो भूल ही गए। तब प्रीतम जी बोले, अब क्या भूल गई तुम महारानी, कहो तो मुंबई को यही शिफ्ट करवा दें आपके लिए। तब अदिति बोली, दादू हम तो वहां पर शॉपिंग करने जाने वाले थे, पीयू की किडनैपिंग के चक्कर में हम भूल ही गए। तब अथर्व बोला, हाँ तो यहाँ दिल्ली के सारे मॉल उजड़ गए हैं क्या, यहाँ से शॉपिंग कर लो ना। तब आकृति बोली, चाचू पीयू लोग भी तो हमारे साथ जाने वाली थी, वो तो वहाँ मुंबई में हैं। तब अथर्व बोला, एक काम करो, फ्राइडे को उन्हें यही बुला लो, सैटरडे संडे को तुम सबकी और उनकी छुट्टी होगी तो सब लोग घूम लेना। तभी अद्वैत ने मुंह खोला, हाँ शिविका को भी बुला देना पापा। तब ग्रंथ बोला, सीयू को मैं खुद ले आऊंगा, मैं नहीं चाहता वो नाजायज, मेरा मतलब है हर्षद और यामिनी यहाँ पर आए। तब आकृति बोली, एकदम सही डिसीजन जीजू, उस दिन जब आप दोनों कॉटन कैंडी लाने गए थे, तब उन्होंने आदू को भटकाने की बहुत कोशिश की थी आपके खिलाफ। सबने आकृति की तरफ देखा तो उसने तोते की तरह सब बक दिया। उसकी बात सुनकर ग्रंथ को हर्षद और यामिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो सबने उसके लाल चेहरे से भांप लिया। तभी अथर्व ने उसका ध्यान उन दोनों पर से हटाते हुए बोला, अच्छा आदू, कल रात तुम दोनों क्यों झगड़ रहे थे, आइसक्रीम तो तुम्हारे मुंह और कपड़ों पर लगी थी, फिर ग्रंथ ने वो कैसे खा ली। अदिति ने अपने नथुने फुलाते हुए ग्रंथ को घूरा और टेबल पर सेब रखकर उसमें चाकू घुसाते हुए बोली, पापा मत पूछिए, वरना आप इसका ही कत्ल कर देंगे।